नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली में संसद में राजनीतिक ओहापोह के बीच में और तमाम राज्य में जो विधानसभाएं हैं जहां पर सत्र चल रहा है, वहां पर भी बवाल के बीच में एक नजर कुछ ऐसी खबरों पर भी डालना चाहिए जो सही मायने में आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा प्राथमिकता रखनी चाहिए उनकी। आज देश से 2 छात्रों की आत्महत्या करने की खबरें आई हैं। एक आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र की, जिसका शव उसके हॉस्टल के कमरे में मिला। महीना भर पहले आईआईटी मद्रास में ही एक और छात्र ने खुदकुशी की थी और इससे पहले तमाम हमने और भी मामले देखे हैं। आईआईटी बॉम्बे से भी खबर आई है और भी बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों से एक खबर आई। उसमें एक जातीय एंगल भी सामने आया जिसकी जांच अभी चल रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में लगातार खुदकुशी की खबरें आती ही रहती हैं? क्या वजह है? इसको क्या उस गंभीरता से लिया जा रहा है जैसे लिया जाना चाहिए? और यह सिर्फ आईआईटी, आईआईएम या यूनिवर्सिटीज की बात नहीं है। राजस्थान में कोटा जिले के दादाबाड़ी इलाके में एक कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक यह छात्रा बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली है और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 2 दिन पहले ही उसके परिजन उससे मिलने आए थे। अब यह टेस्ट में नंबर कम आने की वजह से हुआ है यह आत्महत्या या नहीं, यह जांच का विषय है। हॉस्टल में खाना ठीक से नहीं मिलने की वजह से है, क्या उसकी वजह से वो तनाव में थी, यह भी हम नहीं कह सकते। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन कोटा में पढ़ रही ये जो लड़की है सुंबुल परवीन, ये पढ़ाई में अच्छी थी, ऐसा इसके परिवार वालों का कहना है। आइए सुनते हैं इनके पिताजी का क्या कहना है। क्या तैयारी कर रही थी बाबूजी? नीट की तैयारी कर रही थी। कब आई थी कोटा में? पिछले साल जून में मैं एडमिशन कराया था। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब मैं इलाके यहाँ कराया था, इतना लॉकडाउन बीतने के बाद भी उसका करीब 79% मार्क्स था। मैं लेके आया था इधर भी बहुत अच्छी थी। उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराया, पढ़ाई बहुत अच्छी थी। उसका नंबर थोड़ा कम था। अभी काहे के पास मैं 2 व्हीलर वाशिंग करता हूँ और उससे मैं पढ़ाता था अपने बच्ची को। नंबर कम आया तो मैं बोला कि कोई बात नहीं है, अगले साल फिर करा देंगे। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्यों छात्र ले रहे हैं अपनी जान। आइए एक एक करके बात करते हैं और आईआईटी मद्रास पर वापस लौटते हैं, क्योंकि महीने भर में इसी शैक्षणिक संस्थान में दूसरे छात्र की एक खुदकुशी है। 13 फरवरी को इंजीनियरिंग का एक छात्र हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया। इस पर हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एल हनुमंतप्पा ने आज राज्यसभा में एक सवाल किया है और यह आपको विजुअल जरा फुल फ्रेम दिखाएं। शैक्षणिक संस्थानों में खुदकुशी 5 साल में कुल कितनी आत्महत्याएं हुई हैं वो जरा देखिए। आईआईटीज के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। 2018 में 7 थे, 2019 में 8 हुए, 2020 में कम हुए क्योंकि कोविड का प्रकोप था, 2021 में 4, 2022 में फिर से जंप लगा करके ये 8 हो गया और 2023 में अब तक, यानी कि अभी आधा मार्च हुआ है, 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ और सिर्फ आईआईटी में। आइए दूसरी संस्थान देखते हैं, एनआईटी। यहां पर उसके आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। 2019 में 8 थे, 2020-21 में ये कम हो गए कोविड की वजह से, क्योंकि छात्र आ ही नहीं रहे थे इंस्टीट्यूट। 2022 में फिर बढ़ के 7 हो गया और 2023 में अब तक 3 है। आईआईएम में अगर आप देखें तो वहां पर भी आत्महत्या के आंकड़े थोड़े से कम हैं, एक ही हैं। 2019 में एक भी नहीं था, 2023 में अब तक गनीमत है कि एक भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इसको जोड़ करके देखें तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। अब सरकार के अनुसार इन आत्महत्याओं के पीछे कारण क्या है? सरकार उसका जवाब देती है। वो कहते हैं कि पढ़ाई का तनाव है, फिर वो कहते हैं पारिवारिक वजहें भी हैं, निजी वजहें भी हो सकती हैं। ये सब पुलिस की जांच में जो निकलता है उसके आधार पर ये निष्कर्ष पे निकले। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े और मुद्दे भी हैं। लेकिन इन सब के बीच में
आपको याद है होगा कि इसी साल कुछ महीने पहले जब एक छात्र का, दर्शन सोलंकी का, की आत्महत्या हुई तो उसमें आरोप ये लगे कि उसके ऊपर जाति सूचक शब्द प्रयोग किए गए, उसको प्रताड़ित किया गया और इस बात का जिक्र ये शैक्षणिक संस्थान नहीं करते, दबा ले जाते हैं। ये बात सच है। ये शैक्षणिक संस्थानें जो कह रही हैं ये बात सच है कि पढ़ाई का तनाव होता है, बहुत कंपेटिटिव एग्जाम होता है। ये बात भी सच है कि पारिवारिक वजहें भी होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गरीब होते हैं और माँ बाप इतना प्रेशर डालते हैं कि यही हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, हमें गरीबी से यही निकालेगा, और इतना दबाव आप एक छोटे से बच्चे पर डाल देते हैं। कुछ निजी वजहें भी होती हैं, सब होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक आरोप ये भी लगता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो प्रकरण हुआ है उसमें ये वजह हो सकती है, लेकिन इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में खुदकुशी को लेकर के जाति एक वजह रही है या नहीं, उस पर भी कई बार चर्चा हुई है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने संसद में यह जानकारी दी कि कुल 122 छात्रों ने खुदकुशी की है। 24 छात्र अनुसूचित जाति से हैं, 3 छात्र अनुसूचित जनजाति से हैं। यह दिसंबर 2021 को उन्होंने रिपोर्ट दी थी। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट नहीं है, 2014 से 2021 के आंकड़े वो दे रहे हैं। 3 छात्र अनुसूचित जनजाति के थे और 41 छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग के थे। यानी कि 122 जो आत्महत्या सरकार ने रिकॉर्ड की है उसमें से 68 आरक्षित वर्गों से थे, यानी कि ओवर 50%। तो ये चिंता का वजह है। धर्मेंद्र प्रधान अगस्त 2021 में अपनी रिपोर्ट में यह भी बताते हैं कि 2016 से 2020 के बीच में ड्रॉप आउट भी बहुत हुए हैं और उसके कई वजहें हो सकती हैं। 7 बड़े आईआईटीज में 2016 से 2020 के बीच 63% आरक्षित वर्गों से थे। आईआईटी गुवाहाटी में 88% छात्र आरक्षित वर्गों से थे। आईआईटी दिल्ली में भी ये संख्या काफी ज्यादा थी। आईआईटी दिल्ली में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के थे। आईआईटी मद्रास में 70% आरक्षित वर्ग से थे और ये आंकड़े लगातार आपके सामने आ रहे हैं। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का हाल यह है कि 2021 में शिक्षा मंत्री ने ही यह जवाब दिया कि अनुसूचित जाति के शिक्षकों के 2290 पद मंजूर हुए, इसमें से 1004 पद खाली हैं। तो ये सारी बातें भी कुछ हैं जो कि जिस तरीके का हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक ढांचा है, उसमें यह भी एक मैटर है जिसकी जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि लगातार ये आरोप उठते हैं। अब आइए बात करते हैं जेईई प्रवेश परीक्षा की, क्योंकि उसी की तैयारी ये लड़की कर रही थी कोटा में, जिसने आत्महत्या कर ली। जेईई मेंस में करीब 10 लाख छात्र बैठते हैं, 10 लाख। जेईई एडवांस्ड में 1.56 लाख छात्र, और जो पास होते हैं वो 40,172 होते हैं, यानी कि 4%। और आईआईटी में सीट कितनी है? 16,000, यानी कि 1.6% बच्चे ही जो तैयारी कर रहे हैं वो सीट पा सकते हैं। इतना टफ कंपटीशन है और ये सारा दबाव इन्हीं छोटे बच्चों पर पड़ता है। अब कुल हम आपको बता रहे हैं कि नीट प्रवेश परीक्षा, ये तो हमने आपको जेईई प्रवेश परीक्षा के बारे में बात की। नीट में 17,64,571 छात्र बैठे थे। ये ताजा आंकड़े हैं जो हम आपको दे रहे हैं 2022 के। कुल 91,927 एमबीबीएस सीट में 5%। सरकारी कॉलेज में 48,000 हैं, यानी कि 2.7%। अब आप सोचिए कितना कंपटीशन है और कितनी कुल सीटें हैं। और कोटा जो है उस पर तो एक फिल्म भी बन चुकी है, उस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। वो कोचिंग का कारखाना बन गया है, करीब 3800 करोड़ का बाजार बन गया है, 2 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, 3500 हॉस्टल हैं और बहुत हद तक ये संगठित नहीं है, क्योंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर सारी चीजें कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, काउंसलर रख सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्टल है यहां काउंसलिंग कौन करेगा? 22,000 पेइंग गेस्ट सेंटर हैं, एक छात्र की 1.5 लाख से 5 लाख रुपए सालाना फीस है, और माहौल देखिए आप किस तरीके से तनावपूर्ण हो गया है। ऐसे में क्या एक सवाल नहीं उठता है जो हमको अलग अलग राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके यह सोचना है कि यह देश का भविष्य है जो आत्महत्या कर रहा है, और इसको लेकर के एक जांच और एक समाधान
ताकि छात्र आत्महत्या ना करें। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्यों हो रहा है, उसको झेलने के लिए काउंसलिंग सेंटर्स और बढ़ाए जाएं। क्या इन सब चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए? आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। प्याज को उचित दाम दिए जाने की मांग सहित और कई मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसानों का मुंबई की तरफ कूच लगातार जारी है। बुधवार के दिन सरकार और किसानों के शिष्टमंडल के बीच होने वाली बैठक भी रद्द हो गई। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को पैदल चल रहे किसानों से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। किसान मार्च के तीसरे दिन हजारों की तादाद में किसानों ने कसारा घाट पार कर मुंबई का अपना पैदल मार्च जारी रखा। किसानों के शिष्टमंडल और सरकार के बीच बुधवार को होने वाली बैठक में किसान नेताओं ने आने से मना कर दिया। इनका कहना है कि सरकार के नेताओं को किसानों के पास आकर बात करनी चाहिए। तुम्हें 15 तारखेला हमें कहा गया है कि 15 तारीख को शाम 3 बजे आप हाजिर रहिए। हम कोई आरोपी नहीं है, जब वो कहेंगे तब हम जाएंगे और जब वो कहेंगे तब हम नहीं जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र की नज़र इस लॉन्ग मार्च पर है। नजर ह्या लॉन्ग मार्च कडे लागलेली आहे। आमच्या मागण्या मान्य करा। किसान कुल 17 मांगों के साथ चले हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग है प्याज, कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंग, दूध और हिरदा के लाभकारी मूल्य का इंतजाम हो और प्याज के लिए 2000 प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाए, जिसमें 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी तत्काल दी जाए। किसानों के इस लॉन्ग मार्च का समर्थन महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं ने किया है। इस मुद्दे पर बुधवार के दिन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर हमला किया। जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, इतने दूर से उनको यहाँ आने की जरूरत पड़ी, यही हमारे लिए लज्जास्पद है। और वहाँ से वो यहाँ आ रहे हैं, कब मिलेंगे आप? किसानों के शिष्टमंडल ने मुंबई आकर सरकार से मुलाकात नहीं करने के ऐलान के बाद अब राज्य सरकार की ओर से एक शिष्टमंडल किसानों से मुलाकात करने जाएगा। उनके 14 मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कानून के दायरे में जितना भी बन सकता है सरकार उनके मसाइल हल करेगी। एक तरफ किसानों का मुंबई की तरफ लॉन्ग मार्च लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 कैबिनेट मंत्रियों को किसानों से मिलने के लिए भेजा गया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार वाकई किसानों की सारी मांगों पर समाधान निकालने में सफल होती है या फिर किसानों का ये जो लॉन्ग मार्च है ये इसी तरह से मुंबई की ओर कूच करता रहेगा। नासिक से किशोर बेलसेरे और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो किसानों की एक टीस तो है और लगातार बनी हुई है कि उनको लॉन्ग मार्च करना पड़ रहा है। एक चीज यहां पर और हम स्पष्ट कर दें कि ये जो किसान हैं वो किसान जरूर हैं, लेकिन साथ साथ लेफ्ट पार्टीज के बैनर तले वो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि आप वो झंडा देख सकते थे, लेफ्ट का झंडा आपको लगातार दिख रहा है। इसको लेकर के भी कई संदर्भ निकाले जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो लाल झंडा आप देख रहे हैं ये वामपंथी दलों का एक झंडा है। तो अब आइए बात करते हैं इनकी टीस की, क्योंकि टीस जो है वो तो बनी हुई है। तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इनकी प्रमुख मांगों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल गिरते दामों से और खासकर प्याज के गिरते दामों से किसान बहुत परेशान है। हम जानते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से दाम गिर गया था। प्याज एक महीने में 1110 रुपए क्विंटल से गिरकर 700 रुपए क्विंटल पर आ गया और कहीं कहीं दिन और किसी दिन वो 480 रुपए क्विंटल भी आ गया। यानी कि अब आप सोचिए कि 1 किलो प्याज किसानों को कितनी पड़ रही है, मतलब जितनी उनकी लागत है वो उतनी भी नहीं कर पा रहे, कमा पा रहे। किसानों की मांग ये है कि प्याज पर उन्हें 2000 रुपए क्विंटल दाम मिले, यानी 600 रुपए क्विंटल की छूट चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि निर्यात नीति में तब्दीली हो। कपास, सोयाबीन, तूर, हरा चना, दूध, हिरदा के मुनासिब दाम मिले, वन अधिकार कानून लागू किया जाए, बिना शर्त कर्ज मिले, बिजली बिल माफी हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि भी उनकी मांगे हैं। अब इनमें से कितनी मांगे सरकार मानेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि एकदम से पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई। गर्मी बढ़ी थी तो उस वजह से हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था जिसमें हमने आपको बहुत विस्तार से समझाया था कि किस तरीके से
एक सीजन की और दूसरे सीजन की प्याज एक साथ बाजार में उतर गई, और क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड उस हिसाब से थी नहीं, तो दाम कम हो गए। एक सवाल यह उठता है, और आइए आपको बारीकी से समझाएं कि किस तरीके से यह स्थिति आई कि अचानक इतनी तेजी से प्याज के दाम नीचे गिरे और किसानों को अपना माल बेचने के बजाय उसे नष्ट करना पड़ा। एक तो यह बात है कि प्याज के उत्पादन में भारी इजाफा हुआ है। 2002-2003 में देश में 55 लाख टन प्याज की पैदावार हुई थी, जबकि 2022-2023 में 3 करोड़ 20 लाख टन पैदा हुआ था। इसका इलाज क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं चाह सकते ना कि आपके किसान जो हैं वो पैदा करें और उसके बाद फिर ये बहुत शर्म की बात है एक देश के लिए कि किसान को अपनी पैदावार फेंकनी पड़ रही है। तो 2018-2019 में इसी परेशानी से निपटने के लिए कि किसानों को ये नौबत ना आए कि उन्हें औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़े, सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किया। अब आइए देखते हैं कि उसका हाल क्या हुआ। निर्धारित बजट और फुल फ्रेम जाइए आपको, तो आपको यह पता चलेगा कि सरकार कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है। भरोसा जीतने के लिए सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की, ऑपरेशन ग्रीन्स, उसका निर्धारित बजट था 200 करोड़ 2018-19 में। खर्च कितने हुए जरा देखिए आपके स्क्रीन पर, 5.5 करोड़। इसके अगले साल में क्या होता है वो देख लीजिए। 2019-2020 में निर्धारित बजट घटा दिया गया, 32 करोड़ कर दिया और खर्च किए 2.84 करोड़। कहां 200 करोड़ और फिर घटा करके 32 कर दिया उसको। 2021-22 में 74.50 करोड़ आपने उसका खर्चा किया, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 38 करोड़ आपने निर्धारित बजट किया था और फिर उसके बाद उस पर खर्चा ज्यादा हुआ। अब आंकड़ा पर नजर डालते हैं 2021-22 के, जो आपके स्क्रीन पर ये ताजे आंकड़े हैं अभी के, जो कि ये बताते हैं कि निर्धारित बजट जो है वो 74 करोड़ था, 74.5, और खर्च जो है वो 60 करोड़। तो इसमें आप लगातार एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं, और वो ट्रेंड ये है कि जब से ये ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च हुआ है, 4 साल में सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसका 1/3 भी पूरा किया है, मतलब उससे भी कम पूरा किया है। यानी सिर्फ 31% पैसा जो बजट में आपने आवंटित किया उसको आपने खर्च किया इस चीज से निपटने के लिए। तो जब पैसा है, आवंटन किया है, इसी चीज के लिए किया है कि अगर कभी दाम अप डाउन हो तो हम मदद करें, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है? ये एक सवाल तो सरकारों से पूछना बनता है। आइए अब रुक करते हैं हमारे रोज के सेगमेंट का, सरकार खुद कहती है। तो आज के इस भाग में हम आपको 2 बातें बताएंगे, क्योंकि वो जो सरकारी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं उससे हम खंगाल करके ये डेटा लेके आते हैं कि सरकार खुद कहती है कि देश में सरकारी स्कूलों की संख्या घट गई है। हम नहीं कह रहे, सरकार खुद कह रही है। आइए जरा नजर डालते हैं आंकड़ों पर, स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। 2018-2019 में 10,83,747 सरकारी स्कूल थे। 2019-20 में ये 10,32,000 हुए। 2020-21 में इनमें थोड़ी सी कमी आई, 10,32,000 ही रहे, लेकिन 2021-22 में 10,22,386 रह गए। यानी कि आप अगर देखें तो लगातार 2018-19 से 2021-22 तक आते आते इतने सरकारी स्कूल घट गए हैं। तो क्या करें गरीब के बच्चे? प्राइवेट फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो 61,000 सरकारी स्कूल घट गए हैं, इसका हिसाब कौन देगा? सरकारी स्कूल क्या बढ़ना नहीं चाहिए? अभी हमने आपको कुछ दिन पहले ही सरकार खुद कहती है कि मैं ये आंकड़े बताए थे कि शिक्षा का बजट कम हुआ है। तो क्या इसी तरीके से कम हो रहा है कि सरकारी स्कूल ही हटा दिया आपने या कम कर दिया? आइए एक दूसरी बात आपको बताते हैं। सरकार खुद कहती है कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ रही है। विदेश में पढ़ने वाले छात्र, उनकी संख्या आपके स्क्रीन पर। 2019 में 5,86,000, 2020 में यह कम हो गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि कोविड था, नहीं जा पा रहे थे, तो यह संख्या एकदम धड़ाम हो गई।
लेकिन 2021 में आप देखते हैं दोबारा एक तेजी पकड़ता है और 2022 आते आते ये तो 2019 का भी आंकड़ा पार कर गया। 7.5 लाख बच्चे विदेश में पढ़ाई करने गए। मतलब 2019 से 2022 के बीच में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 25% बढ़ी है। इसमें 2020-21 में जो गिरावट आई थी वो कोविड के कारण मानी जा रही है, जो कि बहुत ही साफ है, हर किसी को मालूम। कल हम फिर कुछ आंकड़े लेकर के आएंगे। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक एक पद के लिए हजारों उम्मीदवार कतार में। कई परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। सरकार हर साल 1 लाख पद भरने का दावा करती है। एक बार फिर यही दोहराया जा रहा है। वहीं राज्य के रोजगार कार्यालयों में यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को चलाने में करोड़ों खर्च हो रहे हैं। एक सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। देखिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित रोजगार कार्यालय बुधवार दोपहर में भी लगभग खाली। राज्य में 1 अप्रैल 2020 से ऐसे दफ्तरों को चलाने में 16 करोड़ 74 लाख रुपए खर्चे गए। इन दफ्तरों में 37,80,679 शिक्षित और 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों ने पंजीकरण करवाया। सरकारी नौकरी मिली सिर्फ 21 उम्मीदवारों को, यानी एक सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने लगभग 80 लाख रुपए खर्चे। कांग्रेस के सवाल पर सदन में सरकार ने लिखित जानकारी में ये बताया है। ये और बात है कि जवाब मांगने पर सरकार कोई और राग छेड़ देती है। 5वीं बार फिर शिवराज, अब की बार 5वीं बार फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में उत्तर दिया है। उन उत्तरों के सारे बिंदुओं से मैं सहमत होते कह सकता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री की, हमारी सरकार की कथनी और करनी में किंचित भी अंतर नहीं। तो सर रोजगार मेले पे तो रोजगार तो लोगों को मिल रहा है, इतना खर्च कर रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं तो उसका अभ्यास करा लीजिए। तो ये पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, कर्ज लेके घी पी रहे हैं। पूरा सिस्टम कर्ज से चल रहा है और मध्य प्रदेश में सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। किसी तरह का कोई कानून का राज नहीं है। और ये भी कहें कि ये सरकार नहीं, सर्कस है, उससे भी आगे बढ़ के सर्कस में भी कुछ चीज़ विधिवत होती है। यहाँ कोई विधि और विधिवत होने का कोई मामला ही नहीं बचा मध्य प्रदेश में। ये टोटल सरकार का फेलियर है। कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश में 5 साल बाद 6,755 पटवारी के पदों के लिए वैकेंसी आई, जिसमें 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। 4 लाख से ज्यादा आवेदक न्यूनतम योग्यता यानी स्नातक से ज्यादा पढ़े लिखे थे। पीएचडी, इंजीनियर और एमबीए भी। बुधवार को राज्य के अलग अलग जिलों में यही छात्र परीक्षा देने जुटे। वैसे सदन में सरकार ने रोजगार के कई और दावे किए। इन पदों पे भर्ती हो चुकी है। पटवारी 7,000, शिक्षक 15,700, उपयंत्री 2,600, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ 6500, फॉरेस्ट गार्ड जेल वार्डन 2,200, सहायक ग्रेड 3 स्टेनो 2,700, पुलिस कांस्टेबल 7,500 और 15 अगस्त तक माननीय अध्यक्ष महोदय 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी कर ली है। हकीकत में राज्य में हर महीने 1,25,000 बेरोजगार बढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को रोजगार कार्यालयों में 25,81,708 शिक्षित बेरोजगारों का पंजीयन हुआ था, जो 1 जनवरी 2023 को बढ़कर 38,92,949 तक जा पहुंचा। यानी 10 महीने में 13,11,000 बेरोजगार मध्य प्रदेश में और बढ़ गए। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रोजगार दफ्तर है और ऐसे ही दफ्तरों को सजाने संवारने के लिए सरकार ने 2 साल में 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चे हैं और नौकरी मिली है महज 21 पंजीकृत बेरोजगारों को। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और रुपेश के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। 21 नौकरियों के लिए इतना पैसा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको एक बड़ी विशेष हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। ऑस्कर में जो जंबो जीत हुई है और जो फिल्म है एलिफेंट विस्परर्स, उसकी निर्माता गुनीत मोंगा हमारे साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए खबरों की खबर।
नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। ऑस्कर में भारत ने धूम मचाई और आरआरआर के बारे में खूब बात हुई, लेकिन आप ये जान लीजिए कि एक शानदार डॉक्यूमेंट्री है जो अब तक अगर आपने नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे जाइए और देख डालिए। बहुत लंबी भी नहीं है, 41 मिनट की है और आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि हाथी और इंसान के बीच में या जानवर और इंसान के बीच के रिश्ते को जिस खूबी से दिखाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में, इसको तो ऑस्कर मिलना ही था। इसके निर्माता गुनीत मोंगा हमारे साथ हैं। गुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत धन्यवाद। आपने भारत को जो शान दी है, मेरे ख्याल से ये ट्रॉफी भी बगल में खड़ी है। मैं समझता हूँ आप गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी ये ऑस्कर पाकर। बिल्कुल। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल से काम कर रही हूँ और आई थिंक सबका सपना होता है ऑस्कर में जाना, ऑस्कर जीतना। ये हम बोलते रहते हैं अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, पर इट्स सरियल। मतलब ऐसा नहीं कभी सोचा था कि देश का पहला ऑस्कर फॉर एन इंडियन फिल्म हम जीतेंगे, पर क्योंकि बहुत खूबसूरत सिनेमा हमारे देश ने किया है। 100+ years ऑफ इंडियन सिनेमा, देयर हैव बीन मास्टर्स एंड मास्टरपीसेस, बट कहीं ना कहीं ये जर्नी बहुत स्पेशल रही है। और उससे ज़्यादा स्पेशल है कि कार्तिकी और मैं वो ऊटी से हैं, मैं दिल्ली से हूँ। हमने मिलकर दोनों ने जो एक फिल्म बनाई और वो दुनिया में इस तरह से पेश की गई और उसको सबसे बड़ा अवार्ड मिला जो ऑस्कर है, वो मतलब सरियल है सब कुछ। मतलब ये मैजिक है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हम अपने देश का नाम आगे बढ़ा पाए। ये जो गुनीत जी आपने अवार्ड जब पहली बार थामा अपने हाथ में, जिस तरीके से आपने गर्व से उसको रखा हुआ है, आप ये जान लीजिए कि हर भारतीय आज इतना ही गर्व महसूस कर रहा है जी। हर कोई जो चाहेगा कि ये ट्रॉफी देखे, जिस तरीके से आपने उसको सजा के रखा है, इसके पीछे की लेकिन मेहनत जो है ना, वो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री जब देखी, उस फिल्म को देखा, अव्वल तो मैं इसको फिल्म बुलाऊं या डॉक्यूमेंट्री, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी, आपने जो अवार्ड जीता है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, उसके पीछे की जो मेहनत है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 2 हाथियों की कहानी है, उनके इंसानी रिश्ते की कहानी है, कितने साल लगे? तो कार्तिकी तो इस जर्नी पर, कार्तिकी ने ये स्टोरी ढूंढी, जो हमारी डायरेक्टर है, एंड उन्होंने ये जर्नी कुछ 5 साल पहले शुरू की थी। फिर उन्होंने एक ट्रेलर सा कुछ बनाया और फिर वो उन्होंने मुझे वो ट्रेलर दिखाया, नेटफ्लिक्स को दिखाया, और वो इतना खूबसूरत था कि हम लोग सब ऑन बोर्ड आए। सिक्ख्या मेरी कंपनी ऑन बोर्ड आई, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड हमारा स्टूडियो नेटफ्लिक्स है। एंड वो जर्नी कुछ 3.5 साल चली, जो मेरी अटैचमेंट है पिक्चर के साथ। एंड उसके अंदर हमने ये पूरी कहानी विटनेस की है। हमारे पास 450 घंटे की फुटेज है, जिससे हमने 40 मिनट की कुछ डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो इस पे काफ़ी एडिट पे काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी शूट हुआ है। हमने काफ़ी सीजन्स शूट किए हैं, हमने काफ़ी चीज़ें शूट की, चाहे वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो जो काम जो वहाँ पर चल रहा है, जितने खूबसूरत तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है। एंड इस रिश्ते से कहीं ना कहीं उनका जो हाथी हैं, उनका फ्यूचर बच रहा है, वो जिंदा रह पा रहे हैं और वो थ्राइव कर पा रहे हैं, और वो एकदम एक बच्चे की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को वो मानते हैं। एंड एक वो जेंटल जायंट है, बट उनको ये नहीं पता कि वो 350 किलो के हैं, बट वो एक बच्चे की तरह मांगते हैं, चाहे वो दूध है, चाहे वो कोकोनट है, चाहे वो प्यार है, यू नो। तो गुनीत जी, वो वाला सीन जो है वो बड़ा रोचक लगा था कि वो मेरे ख्याल से एक जो शेड है हाथियों का, वहां से एक बाल्टी में भर करके वो कुछ खाना लाए, लेकिन वो गोला बना के बड़ा लड्डू खिलाया, लेकिन हाथी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो बंदर खाने लगे, लेकिन उसको सिर्फ नारियल खाना था। करेक्ट। वो बहुत प्यार से जिद्दी है मतलब लाड में रहते हो, मस्त लाड में रहते हो। तो रघु बहुत प्यारा है, और रघु के बाद अमू से मिलना हुआ। तो हमारी जो ये जर्नी थी 5 साल की इनको कवर करने में, उसके अंदर हमने रघु को बड़े होते हुए देखा, उसके अंदर हमने बमन वैली की पार्टनरशिप देखी, और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि
अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी वो भी उसमें कि था, हमें हाँ। वो हमें कैमरा पर मिला, मतलब क्योंकि हमने उनको 5-6 साल कवर किया। तो ये कुछ ओवरनाइट था, इसको वेरिटी फॉर्मेट कहते हैं डॉक्यूमेंट्री को, जिसके अंदर हम एक फ्लाई ऑन द वॉल होकर लाइफ अनफोल्ड होती हुई देखते हैं। और आप वो सब कुछ एक थोड़े समय में नहीं देख सकते हो, वो मतलब जिस तरह से वो बनी जाती है, आप एज ऑडियंस हम 40 मिनट में देख रहे हैं, बट हमारी जर्नी उसके अंदर 5 साल की है। गुनीत जी, ये बताइए कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस तरीके से शूट करना उन लोगों के साथ जिनको को शायद उस तरीके का कैमरा ना देखा हो, उस तरीके की लाइमलाइट के आदी ना हो, क्या बोलना है उन्हें नहीं मालूम, ऐसे में ये चुनौती नहीं हो गई? वो घबराते नहीं थे कि भाई अब क्या करें, ये कैमरा आ गया हमारे आसपास? यू नो, पहले तो ऑफ कोर्स उनसे दोस्ती करनी पड़ती है, एंड कार्तिकी वहीं पली बड़ी है, उसी एरिया के आसपास। ऊटी उनका घर वहाँ से कुछ आधा घंटा दूर है। वो जब बचपन से उस रिजर्व में जाती आई हैं, और एक दिन वो बमन से मिली, एंड उनको तमिल भाषा भी आती है कार्तिकी को। ये कटनायकन कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो दोस्ती हुई, और उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि कैमरा कभी भी उनके चेहरे के आसपास ना हो। हमने कभी वहाँ पर लाइट्स नहीं लेकर गए, हमने पूरी पिक्चर नेचुरल लाइट्स में शूट की है। हमने कभी, बिकॉज ऑल्सो हाथी हैं, तो हमने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जहाँ वो इंटिमिडेट हो या उनको लगे कि कोई आ गया है जिसकी ज़्यादा बड़ी प्रेजेंस है। तो एक बहुत ही फ्लाई ऑन द वॉल, एक थोड़े डिस्टेंस से, उस तरीके से हैंड हेल्ड, थोड़ा उस तरीके से हमने शूट किया जैसे हम लोग, उन्होंने तो हमें अपने बच्चे माना हुआ था, तो वो तो हमें खाना खिलाते थे और बहुत ही प्यार से हमें रखते थे। और बहुत छोटा क्रू, 6-7 लोगों का क्रू, जिसमें से उनके सामने शायद 2 या 3 लोग ही दिखते थे। बाकी सब, अगर एक ईडी हैं, एक साउंड वाले हैं, तो वो दूर भी रहते थे, बस कैमरा एंड डायरेक्टर। तो बहुत ही एक इंटीमेट तरीके से ये शूट हुआ, एक परिवार की तरह। ये तो इंसानों की बात हो गई, बमन वैली की बात हो गई। ये बताइए, जो इसमें 2 हाथी हैं और एक को आपने बड़े होते हुए देखा और एक छोटे एकदम अपने बाल अवस्था में आपके सामने आया, रघु और अम्मू, इन दोनों से दोस्ती हो पाई कि नहीं आपकी? अरे, रघु और कार्तिकी की तो पहली दोस्ती हुई थी। तो अगर आप कभी कार्तिकी से पूछेंगे उन्होंने ये फिल्म कैसे बनाई, मैं कहती हूँ वो मेरा रघु दोस्त है ना। तो हाथी तो सब याद रखते हैं और सब पहचानते हैं। तो मुझे याद है जब मैं सेट पर गई थी तो उस दिन उनकी शादी थी, तो उन्होंने शादी करने का प्लान किया बमन और बेली ने, जो बहुत खूबसूरत था। और उनको अपना साइज का आइडिया नहीं है, रघु और अम्मू को। उनको नहीं अंदाजा कि वो 350 किलो के, उनके लिए वो बच्चे हैं और वो बच्चों की तरह खेल रहे हैं। तो मैं घास खिला रही थी अम्मू को, और अम्मू ने मेरा हाथ ऐसे यहाँ से पकड़ा, मेरे पास है उसकी वीडियो भी नहीं। उसने हाथ ऐसे पकड़ा तो मैंने भी अपना हाथ दे दिया, और उसने अपनी तरफ खींचा इतना जोर से, मतलब ओहो अब क्या होगा, क्योंकि आइडिया नहीं था। तो कार्तिकी ने डांट लगा दिया अम्मू, और वो ऐसे छोड़कर, मतलब वो ऐसे मुंह नीचे कर ना कार्तिकी की तरफ सॉरी बोलने चली गई, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने जोर लगा दिया। ये चीज गुनीत जी हमको एक सीन में भी देखने को मिला था, जिसमें जब रघु को फॉरेस्ट विभाग वाले ले जाते हैं, तो उसके बाद बमन और बेली दोनों उदास हो जाते हैं। तो उसमें अम्मू का एक सीन है जिसमें वो सूंड आगे करके कुछ रिझाने की, मनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सेंसिटिव है, और ये सच है कि बहुत सेंसिटिव है। और कहीं ना कहीं इस पिक्चर से हमने जो एक रिश्ता है उसके बारे में एम्फसाइज करने की कोशिश की है। यू नो, ये भी एक स्पीशीज है जिसको हमारा प्यार चाहिए और जिसको नेचुरल वो चाहिए। ऑल्सो जैसे रघु बड़ा होता है, अगर वो अपने नेचुरल स्पेस में भी बड़ा होता तो एक सर्टन उम्र में उसको अपने हर्ड में भी माँ बाप पीछे होके उसके जो भाई बहन है वो ग्रूम करते हैं थोड़ी और स्ट्रिक्टली। ये एक तरीका है जैसे एडोलेसेंस का। तो इसके लिए ज़रूरी भी था रघु के बिहेवियर के लिए, रघु की ग्रोथ के लिए, कि वो बमन और बेली से अलग हो और एक और नए इंस्ट्रक्टर के साथ बड़ा हो। बट वो एक ही रिजर्व है और सब आसपास भी हैं, बट बमन और बेली बहुत प्यारे हैं, बहुत सच्चे हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता गुनीत जी, क्यों ज़रूरत महसूस हुई ऐसी फिल्म बनाने की? क्योंकि हमें मालूम है हिंदी फिल्म सिनेमा ने हाथियों और इंसानों के प्रेम को लेकर के, हमारे बचपन में हम देखते थे वो हाथी मेरे साथी, तो फिल्म ने इस रिश्ते को पहचाना था बहुत पहले, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज के इस दौर में इस रिश्ते के बारे में बात करना इतना प्रासंगिक क्यों?
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में थोड़ा एम्पैथी और थोड़ा और प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि एनिमल वर्ल्ड अलग है और मैनकाइंड अलग है और हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं रिसोर्सेज में, लैंड में, हर जगह में। इनफैक्ट एक चीज़ है जो बमन और बेरी ने पिक्चर में बोली, जो बहुत खूबसूरत है, कि हमें जो कुछ चाहिए हम जंगल से ले लेते हैं, पर उतना ही लेते हैं जो हमें चाहिए। तो शायद हम सबके लिए बहुत कुछ है, बट हमारे जीने के लिए वो रिसोर्सेज हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड इतनी बढ़ गई है कि वो हमें काफ़ी नहीं लगता। एंड जब आप एक इंडिजिनस कम्युनिटी और जब आप एक ऐसी बेसिक बातें करते हो, जो लोग जंगल में ही रहते हैं, किसी शहर में नहीं रहते, वहाँ वो उस जंगल के लैंड में रहते हैं और वहीं से उनको सामान मिलता है, वो वहीं से अपना रोज़गार चलाते हैं, तो उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और कहीं ना कहीं वो मैसेज आज पूरी दुनिया में जा रहा है, एंड नेटफ्लिक्स के साथ वो पूरी दुनिया देख रही है। तो और वो हमारे देश की खूबसूरती भी है। हाथियों ने आपको क्या सिखाया है गुनीत जी? प्यार, बहुत सारा बेइंतहा प्यार। बहुत ही खूबसूरत, आपने एक शब्द में बयान कर दिया इस रिश्ते को, बहुत ही अद्भुत। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये मुझे मालूम है दकियानूसी सवाल है, लेकिन जिस तरीके की लोकप्रियता आपको मिली, और आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बमन और बेली को उनके गांव में मिल रही होगी, कुछ उनका फोन वोन आया अवार्ड के बाद? जंगल ही है वहाँ पर। हम लोग एक्चुअली उनसे डायरेक्टली बात भी नहीं कर पाते। वहाँ पर जो वेट हैं उस रिजर्व के, तो वो वेट को फ़ोन करके वो बात करके, अभी रिसेंटली वहाँ पर 3 हाथियों, ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी थी, 3 हाथी इलेक्ट्रिक्यूट हो गए थे। तो बमन उनके ऑपरेशन पे थे, मतलब वो उस ऑपरेशन में थे कि कैसे रेस्क्यू करे, कहाँ करें, तो बात भी नहीं हो पाई, वो बहुत अंदर थे जंगल में। लेकिन कल उनको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उनको बहुत सम्मानित किया, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनको, और प्लस सारे माहौत को सम्मानित किया, सबको रिवॉर्ड मिला है और काम बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा का रियल रिवॉर्ड तो यही है ना, कि उनको अपने, हमने जो कहानी बोली, हमने जो काम किया, हम फिल्म मेकर्स हैं, बट उसके बाद उनको इतना जो प्यार मिल रहा है, आई होप जो वो काम कर रहे हैं वो लोग समझ पाएँ और वो मैसेज स्प्रेड कर पाएँ और उनसे सीख पाएँ। गुनीत जी, उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म हर कोई देखे, सराहे, क्योंकि ये एकदम देखने योग्य है। और बच्चे खास तौर से, जैसे कि मैंने ये मिशन बनाया है कि अपने बच्चों को तो बिठा के दिखाऊंगा ही, भले ही उनको तमिल भाषा ना समझ में आए, लेकिन वो इस फिल्म का सार जरूर समझे, क्योंकि एक शब्द में आपने समझा दिया, प्यार है इसमें। एंड पता है यहाँ पर एक मैं किसी के, मुझे इतनी वीडियोस आई हैं बच्चों की, मतलब यहाँ तक कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, इतनी वीडियोस हजारों की तरह से फैन आर्ट आया है। और एक 2 बच्चे हैं ट्विंस, 2 साल के, उनकी जिंदगी की ये पहली पिक्चर है जो उन्होंने देखी है, और वो मेस्मराइज्ड है। उनको तमिल समझ नहीं आती, वो यहाँ अमेरिका के बच्चे हैं, बट वो पूरी कहानी मुझे सुना रहे थे कि नाउ प्रभु इज बेदिंग, और वो एक दूसरे को रघु और रमू बुलाते हैं। वो सुबह उठते हैं, उनको एलिफेंट विस्परर्स देखनी है, वो ब्लिंक करना भूल जाते हैं। मतलब वो ऐसे देख रहे थे पिक्चर को, और जब रघु उठकर नहा रहे हैं तो मतलब आई गेट गूज़बम्प्स। उनके चेहरे से और उनकी नजरों से अपनी पिक्चर देखना, मतलब उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं था। मैं तो यही कहूँगा गुनीत जी, थैंक यू सो मच। ये एक्सपीरियंस लोगों तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जो 450 घंटे की आपके पास फुटेज है, उसमें कुछ सीक्वल वगैरह भी बनाइए कि और पता चले। आप पहले नेटफ्लिक्स पर ये देखिए, पूरी देश को दिखाइए, एंड वी कांट वेट टू कम बैक। मैं अभी भी एलए में हूँ, कमिंग बैक टू होम विल बी नाइस, हम यहाँ बैठकर सब कुछ जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बट अपना अब घर मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप जल्दी से आएँ, आपसे मुलाकात हो, और बहुत बहुत धन्यवाद इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सो मच।